नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र की करंट से संबंधित दृष्टि निरंतर सीरीज का पहला अंक मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। इसमें जो भी करंट से संबंधित तथ्य शामिल किए गए हैं उनको सरलीकृत करते हुए वर्तमान समय में परीक्षाओं का जो बदला हुआ पैटर्न है उसको भी ध्यान में रखते हुए इसे कंप्लीट कराया जाएगा। आज की क्लास में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर पार्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्नों से। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा के नए राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति बनाए गए हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये आवश्यक नहीं है कि आपसे करंट का यही प्रश्न पूछ दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि करंट में अगर कोई विषय चर्चा में आया है तो हो सकता है कि उसके स्टैटिक पार्ट से आपसे प्रश्न बना दिया जाए, अर्थात भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रश्न ये भी बन सकता है, स्टेटमेंट टाइप में कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो आपका जवाब होगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 153 के परंतुक में ये जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। फिर आपसे एक बार प्रश्न बना कि ये परंतुक जो जोड़ा गया अनुच्छेद 153 में ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा ये 7वां संविधान संशोधन था। क्लियर? तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? यहां से भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो याद रखेंगे केरल के नए राज्यपाल का नाम है राजेंद्र अर्लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र अर्लेकर। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो याद रखेंगे राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि इस बात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 इस बात का प्रावधान करता है कि राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्लियर? किसमें? अनुच्छेद 155 में। तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे आप। अगले प्रश्न को देखिए, पूछ रहा है कि मिजोरम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे मिजोरम का नया राज्यपाल विजय कुमार सिंह को बनाया गया है। क्लियर? तो यहां पर यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि राज्यपाल को नियुक्त करने की जो अहर्ताएं होती हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे राज्यपाल को नियुक्त करने की जो अहर्ताएं हैं वो अनुच्छेद 157 में है। क्लियर? और याद रखिएगा जो राज्यों के राज्यपाल की पदावधि होती है वो अनुच्छेद 156 में। क्लियर? तो याद रखेंगे राज्यपाल की पदावधि पूछे तो अनुच्छेद 156 और राज्यपाल की नियुक्त होने की अहर्ताएं पूछे तो अनुच्छेद 157। क्लियर? यहां पर एक बात और मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। ये अनुच्छेद 156 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। और अगर राज्यपाल को त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखते हैं। ठीक है? और अनुच्छेद 156 के सब क्लॉज 3 में यह बात कही गई कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करेंगे। क्लियर? तो यह बात किसमें है? अनुच्छेद 156 में। और अनुच्छेद 157 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्त होने की अहर्ताएं क्या होंगी, और इसमें जो आयु निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष है। ठीक है? तो ये बात आप संक्षिप्त में रिकॉल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो आपका जवाब होगा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बने हैं। ठीक है? तो मणिपुर के राज्यपाल का नाम अजय कुमार भल्ला। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल के पद की शर्तें किसमें हैं, तो याद रखेंगे राज्यपाल की पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में वर्णित हैं। राज्यपाल के पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में। ठीक है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के राज्यपाल थे, इनको अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह एक प्रश्न बहुत पॉपुलर है राज्यपाल से संबंधित, पूछा जाता है कि राज्यपाल द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाता है इसका प्रावधान किसमें है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में 159 में इस बात का प्रावधान किया गया कि जो राज्यपाल है वो पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा किसी अन्य श्रेष्ठ न्यायाधीश जिनको वो नियुक्त करें उनके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। इस बात का विवरण किसमें है? अनुच्छेद 159 में, यानी 159 में। ये बात आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे और इसी में राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। ठीक है? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए दो राज्यों के बीच में
एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं दिसंबर 2024 में, वो 2 राज्य कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच में एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके बीच? उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच में। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो समझौता हुआ है ये कब तक वैध होगा? तो याद रखेंगे 3 वर्षों के लिए समझौता वैध होगा। और अगर ये पूछा जाए कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के मध्य आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना, ये मूल उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लाने का। क्लियर है? तो यहां पर एक बात आपके मन में आ रही होगी कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो यहीं पर इसको कोरिलेट करिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये कार्यक्रम है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2015 को। कब की गई? 31 अक्टूबर 2015 को। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा क्योंकि योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, आप सभी को ये पता भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पड़ता है 31 अक्टूबर को, अर्थात सरदार पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर, सरदार पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की घोषणा की थी। आपको यह भी पता है कि 31 अक्टूबर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और ये भी आपने देख लिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए 2 राज्यों के बीच में जिसमें एमओयू पर हस्ताक्षर हुए वो उत्तर प्रदेश और मणिपुर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने कुछ और राज्यों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वो राज्य कौन से हैं? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो अगर इस पूरी बात को समराइज कर दें तो उत्तर प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद दिसंबर 2024 में मणिपुर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और ये समझौता कब तक वैध होगा? 3 वर्षों के लिए वैध होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया 15 दिसंबर 2024 को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफएमडी, इसके साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। यानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने 19 दिसंबर 2024 को फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट एफएमडी के साथ एक कोलैबोरेशन किया और इस साझेदारी के तहत अगर पूछा जाए कि किस संग्रहालय को विकसित किया जाएगा तो उसका नाम है युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। क्लियर है? युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। और अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। क्लियर है? तो अगर इस पूरी बात को समराइज करें तो आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली में युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट अर्थात एफएमडी के साथ 19 दिसंबर 2024 को एक साझेदारी की है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगर ये पूछा जाए कि ये पहल किस परियोजना का अंग है तो याद रखेंगे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। ठीक है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में जो युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनेगा ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अंग होगा। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने एफएमडी अर्थात फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया, ये जो रिपोर्ट है कहां पर जारी की गई? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 2024 को आईआईटी दिल्ली में, कहां पर? आईआईटी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। कब? 13 दिसंबर 2024 को। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट, यानी किस रिपोर्ट की बात कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट का विकास किन संस्थाओं के द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीईपी बेंगलुरु के द्वारा। अब यहां पर देखिए ये 2 बातें अलग अलग हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट किसने इसको डेवलप किया, किसके द्वारा इसका विकास किया गया, तब आपका जवाब होगा आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीईपी बेंगलुरु के द्वारा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस रिपोर्ट को कहां पर जारी किया गया तब आपका जवाब होगा आईआईटी दिल्ली में 13 दिसंबर 2024 को। क्लियर है? अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट में 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिम का गहन विश्लेषण किया गया है।
याद रखेंगे जिलों की संख्या याद रखना जरूरी है 698। ठीक है, 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिम का क्या स्थिति है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ और ये रिपोर्ट आई। अब ये देखिए कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई और उच्च यानी हाई सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं। यानी वेरी हाई और हाई लेवल पर सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जो जिले हैं वो टोटल 13 राज्यों में शामिल हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो इसमें बिहार शामिल है, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा इसमें शामिल है। ठीक है, तो याद रखेंगे 25% से अधिक जिले जहां पर सूखा जोखिम की ये श्रेणी है हाई और वेरी हाई, ये 13 राज्य जिसमें यूपी भी इसमें शामिल है। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई जोखिम श्रेणी में है, तो याद रखेंगे यहां पर 11 जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें कितने 11 जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए वो 11 जिले कौन से हैं जहां पर बाढ़ और सूखा दोनों के लिए वेरी हाई लेवल पर जोखिम है। तो वो जिला है पटना बिहार का, अल्लापुझा केरल का, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा मनकाचर और गोलाघाट, ये पांचों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये असम के हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे असम के 5 जिले हैं चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा मनकाचर और गोलाघाट। वहीं पर उड़ीसा का केंद्रपाड़ा है, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर, ये तीनों कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के। क्लियर है, तो ये याद रखेंगे इस प्रकार से कुल 11 ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ और सूखा दोनों में अत्यधिक उच्च श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है। तो याद रखेंगे 1 दिसंबर 2024 को महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने नया जिला घोषित किया है। क्लियर है, अब ये प्रश्न बनता है कि इस नए जिले का नाम क्या है। तो याद रखेंगे इस जिले का नाम है महाकुंभ मेला जनपद। क्या नाम है, महाकुंभ मेला जनपद। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया महाकुंभ मेला जनपद के नाम से, इसके गठन ये जो गठन किया गया है कितने माह के लिए किया गया है, तो याद रखेंगे ये गठन 4 माह के लिए किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि महाकुंभ मेला जिले में कितने गांव शामिल हैं, तो आपका जवाब होगा इसमें गांवों की संख्या 67 है, 67 गांव इसमें शामिल हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए कि महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसील शामिल हैं, तो याद रखेंगे महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की 4 तहसीलें शामिल हैं, प्रयागराज सदर, सुरांव, फूलपुर और करछना। ये 4 ऐसी तहसीलें हैं जो महाकुंभ मेला जनपद में शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा 76। क्लियर है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महाकुंभ मेला जनपद किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज अधिनियम 2017 के तहत। क्लियर है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के लिए श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा उस चैटबॉट का नाम है कुंभ सहायक। क्लियर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, SAHAIYAK। ठीक है, तो क्या नाम हुआ, कुंभ सहायक। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए श्रद्धालुओं को सहायता पहुंचाने के लिए कुंभ सहायक नाम से चैटबॉट लॉन्च किया। यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसमें 11 भाषाओं का विकल्प प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो चैटबॉट है कुंभ सहायक, इसमें टोटल कितने लैंग्वेज के लिए फैसिलिटी है, 11 लैंग्वेज के लिए, यानी 11 भाषाओं का विकल्प इसमें दिया गया है। एक बार उन 11 भाषाओं का नाम सुन लीजिए, हो सकता है यहां से भी प्रश्न बन जाए। क्लियर है, तो इसमें ध्यान रखिएगा हिंदी शामिल था, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली और उर्दू, ये 11 भाषाओं का विकल्प इस चैटबॉट कुंभ सहायक में दिया गया था। क्लियर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्र, अच्छा ये अब यहां पर महाकुंभ से अतिरिक्त अब दूसरा प्रश्न बन रहा है। यहां पर जरा महाकुंभ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें डिटेल अलग से भी चर्चा की जाएगी, लेकिन यहां पर जो बहुत आवश्यक है उसको जरूर शामिल करिए। जैसे अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो महाकुंभ का आयोजन है ये कब से कब तक हुआ, तो याद रखेंगे 13 जनवरी 2025 से
26 फरवरी 2025 तक इस महाकुंभ का आयोजन किया गया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये जो कुंभ है, याद रखिएगा ये जो महाकुंभ नाम है, ये कुंभ का ही नाम महाकुंभ किया गया और जो पहले अर्ध कुंभ होता था उसको कुंभ कर दिया गया। क्लियर है? इस बात से तो आप परिचित हैं। याद रखिएगा ये 12 वर्षों में 4 बार मनाई जाती है। क्लियर है? और ये जो कुंभ का आयोजन 4 जगह होता है वो कहाँ कहाँ है और किस नदी पर, जरा इसको भी देख लीजिए। कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है गंगा नदी पर, उज्जैन में होता है क्षिप्रा नदी पर, नासिक में होता है गोदावरी नदी पर और प्रयागराज में होता है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। क्लियर है? इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2017 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा आयोजन हुआ, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत पॉपुलर टॉपिक होता है वहाँ से प्रश्न सीधे नहीं भी बनता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ से ध्यान न दें। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब कुंभ का आयोजन हुआ तो उसके बाद 2017 का आरओ का मेंस हुआ, उसमें ज़्यादातर ये उम्मीद थी कि कुंभ से रिलेटेड निबंध जरूर पूछा जाएगा, लेकिन सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रश्न बना लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर संस्कृति से संबंधित को रिलेट करके उसको प्रश्न बनाया गया था। क्लियर है? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। चर्चा हो गई है तो लगातार आप लोगों का ये डिमांड आ रहा है कि आरओ से संबंधित जो मेंस की क्लास है उसको भी प्रोवाइड की जाए। मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि मेंस की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी और निश्चित रूप से मैं ये पूरे भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो आपके पास अवसर है वो आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करने का बिल्कुल सुनिश्चित कर लें उसको, और जब आप ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रीलिम्स का कंप्लीट करते हैं तो मेंस में भी जो जीएस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेक्शन आता है वो भी कवर हो जाएगा। तो मेंस का लगभग आधा पार्ट ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद केवल आपको मेंस के लिए पत्र लेखन देखना होगा, प्रशासनिक शब्दावलियां देखनी होंगी, निबंध देखना होगा, ठीक है, और कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो देखने होंगे और वो उसके लिए पर्याप्त समय मिलता है आपको। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखें और जो भी करंट समय में जो भी चर्चा ज़्यादा हो रही है उसके सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए तो वो निबंध के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है? तो याद रखेंगे हियो जल विद्युत परियोजना के लिए। तो याद रखेंगे 25 नवंबर 2024 को हियो जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, अगला देखिए। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि जो हियो जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई, ये कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में ये अवस्थित है, हियो जल विद्युत परियोजना। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने के जो मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है, इसमें कितने निवेश की मंजूरी मिली है? तो याद रखेंगे 1939 करोड़ रुपए की। ये भी अमाउंट भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में जो हियो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है मंत्रिमंडल के द्वारा, उसमें कितने निवेश की मंजूरी मिली है? 1939 करोड़ रुपए की निवेश की। क्लियर है? और ये भी बात उसमें मेंशन है कि इसको पूरा करने के लिए जो अनुमानित समय निर्धारित किया गया है वो है 50 माह का। कितना? 50 माह का। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो हियो जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश की, ये परियोजना इसकी कुल क्षमता 240 मेगावाट की है। इसमें 80 मेगावाट की 3 परियोजनाएं लगेंगी जो टोटल मिलाकर 240 मेगावाट होंगी। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और हियो जल विद्युत परियोजना में कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी? तो याद रखेंगे 1000 मिलियन यूनिट। कितनी? 1000 मिलियन यूनिट। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो हियो जल विद्युत परियोजना है इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो हियो जल विद्युत परियोजना है इसका क्रियान्वयन निपको के द्वारा। किसके द्वारा? निपको के द्वारा। अब निपको का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निपको का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इपको का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका और अरुणाचल प्रदेश सरकार मिलकर एक संयुक्त कंपनी के माध्यम से इसका क्रियान्वयन करेगी। किसका? हियो जल विद्युत परियोजना का। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NMNF, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? तो याद रखेंगे 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। यहाँ पर NMNF का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है इसको मंजूरी देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे मिशन मोड में
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। क्लियर है? तो ये जो NMNF है, इसका मूल उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अगला इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, इसके कार्यान्वयन के लिए किस वर्ष तक का डेडलाइन दिया गया है, यानी ये कार्यान्वयन किस वर्ष तक किया जाएगा। तो याद रखेंगे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की वैधता अवधि तक, यानी 2025-26 तक। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, इसका कार्यान्वयन 2025-26 तक होगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसके कार्यान्वयन के लिए जो धनराशि जो इस पर परिव्यय होगा वो कितना होगा, तो याद रखेंगे 2481 करोड़ रुपए। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, कितना, 2481 करोड़ रुपए। ठीक है? और एक बात और याद रखिएगा कि इस नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का ये जो कार्यान्वयन होगा, इसमें जो परिव्यय होगा, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी। यानी ये जो 2481 करोड़ रुपए है, इसमें केंद्र सरकार 1584 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकार 897 करोड़ रुपए देगी। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, दो बातें, कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का कोलैबोरेशन है खर्च में, और टोटल खर्च कितना निर्धारित है, 2481 करोड़ रुपए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी NMNF, इसके तहत कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BRCS, स्थापित किए जाएंगे। तो आपका जवाब होगा 10,000। याद रखेंगे 10,000, इस मिशन के तहत 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने विद्यार्थी नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल विजन पोर्टल की शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा, विजन पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। कब, 21 नवंबर 2024 को। तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखना है कि जो विजन पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा 21 नवंबर 2024 को। और क्यों लॉन्च किया गया विजन पोर्टल को, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, विद्यार्थी नवाचार और आउटरीच नेटवर्क को डेवलप करने के लिए विजन पोर्टल को शुरू किया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि विजन पोर्टल जो है, इसमें विजन का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे विजन का फुल फॉर्म है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विजन का फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। ठीक है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और अभी आपने NMNF का फुल फॉर्म क्या देखा था, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका जवाब होगा केरल। याद रखेंगे 21 नवंबर 2024 को केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया। ठीक है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देश का शीर्ष समुद्री जिला किसको घोषित किया गया। तो याद रखेंगे कोल्लम। ठीक है? तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य केरल और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन है, कोल्लम। ठीक है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य पुरस्कार किसको मिला है। तो याद रखेंगे तेलंगाना को। तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन का जिला घोषित किया गया है। तो वो है कांकेर। ठीक है? अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाए कि किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया, तब आपका जवाब होगा कांकेर। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, तब आपका जवाब होगा तेलंगाना। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला कौन सा है। तब आपका जवाब होगा असम का जिला है दरांग। क्या नाम है असम के जिले का, दरांग। तो असम का दरांग जिला ये उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला घोषित हुआ है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिले का पुरस्कार किसको मिला। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का जिला है कुलगाम। क्या नाम है, कुलगाम। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले को केंद्र शासित प्रदेश में, यानी जितनी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उसमें सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन का जिला कौन सा है, कुलगाम। और ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? तो इस तरह से जो आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर पार्ट था वो देखा। अब आगे आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित। इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहला प्रश्न कि चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने को मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे किस नदी पर, तो यारलुंग जांगबो नदी पर। याद रखिएगा चीन ने भारतीय सीमा के निकट यारलुंग जांगबो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने को मंजूरी दी है। ठीक है? अब देखिए यहां पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो यारलुंग जांगबो है, ये नदी भारत में आती है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा आती है। यारलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब देखिए यहां पर इसके स्टैटिक पार्ट से भी प्रश्न बन सकता है।
ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने ब्रह्मपुत्र को डिटेल में डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसको कवर कर सकते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसका उद्गम कहाँ से है, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से ये निकलती है और हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहते हुए नामचा बरवा पर्वत से यू से बनाते हुए ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ये सारी बातें डिटेल डिस्कस हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी भी तरह से चर्चा में आई अगर ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से है, भारत में किस नाम से जाना जाता है, इसकी सहायक नदियां कहाँ पर हैं और ये अपना जल लास्ट में कहाँ पर गिराती है, इन सभी एस्पेक्ट्स को आप जरूर देख लेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यह प्रस्तावित जल विद्युत बांध कहाँ पर स्थित होगा। तो याद रखिएगा, जो चीन ने ये भारतीय सीमा के पास यारलुंग जानपो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, ये कहां पर बनेगा, तो याद रखेंगे तिब्बत में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वाल्ड ईगल, ये जो वाल्ड ईगल है, किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी यूएसए ने वाल्ड ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि टोंगा का नया प्रधानमंत्री कौन बना है 22 जनवरी 2025 को। तो याद रखेंगे, टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, एसाके वालू इके। क्या नाम है, एसाके वालू इके। ठीक है। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यहां पर टोंगा का ये जो देश है टोंगा, इसकी राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो टोंगा देश है, इसकी राजधानी क्या है, नुकू आलोफा। क्या नाम राजधानी का, नुकू आलोफा। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, टोंगा के नए प्रधानमंत्री का नाम एसाके वालू इके और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, नुकू आलोफा। ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे, नुकू आलोफा, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो याद रखेंगे, दूसरे कार्यकाल के लिए मालदोवा के राष्ट्रपति बने हैं माया सैंडियू। क्या नाम है, माया सैंडियू। फिर यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि मालदोवा की राजधानी कहाँ पर है। तो याद रखेंगे, मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ है। कहाँ पर है, चिसिनाउ। याद रखेंगे, मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखेंगे, भारत को 5वां स्थान मिला है। किसमें, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत का 5वां स्थान है और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है। क्लियर है। याद रखेंगे, इस सूची में दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर कौन है, रूस है। ठीक है। तो याद रखेंगे, एक सूची आई है द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025, इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 2025 में विश्व की 8 महान शक्ति, ये जो सूची आई है, इसमें एशिया के कितने देश हैं। तो याद रखिएगा, 2025 के लिए जो विश्व की 8 महान शक्तियों की सूची आई है, इसमें एशिया से 4 देश हैं। कौन कौन, चीन है, जापान है, भारत है और दक्षिण कोरिया। क्लियर है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फोर्ब्स की जो 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची जारी की गई है, इसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। तो याद रखेंगे, इसमें भारतीय महिलाओं की संख्या 3 है। ठीक है। तो फोर्ब्स की 2024 की जो 100 ताकतवर महिलाओं की सूची, उसमें भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। अब जरा उन 3 महिलाओं के नाम देखिए और उनके रैंक को देखिए। इसमें निर्मला सीतारमण जी भी शामिल हैं, जो भारत की वित्त मंत्री हैं और इस 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनका स्थान कौन सा है, 28वां है। ठीक है। तो निर्मला सीतारमण 28वें स्थान पर है। दूसरा नाम इसमें आता है भारत की तरफ से रोशनी नादर मल्होत्रा का। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, ये एचसीएल की निर्देशिका और सीईओ हैं। ठीक है। यानी इनका संबंध एचसीएल से है। और जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, उसमें रोशनी नादर मल्होत्रा जी का 81वां स्थान है। ठीक है। अगला नाम आता है भारत से किरण मजूमदार शाह का। ये जो किरण मजूमदार शाह है, याद रखिएगा, ये बायोकॉन की अध्यक्ष और एमडी है। ठीक है। और याद रखिएगा कि जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, उसमें किरण मजूमदार शाह का स्थान 82वां है। ठीक है। तो आपने देखा 3 भारतीय महिलाएं हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण का 28वां स्थान, रोशनी नादर मल्होत्रा का 81वां स्थान और किरण मजूमदार शाह का 82वां स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है। तो याद रखिएगा, इटली ने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को इटली ने नागरिकता प्रदान की है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अर्जेंटीना की राजधानी कहां पर है, तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। कहां पर है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है
कि फ्रांस के प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू है। क्या नाम है? फ्रांसवा बायरू। और ये कब बने? 13 दिसंबर 2024 को। तो याद रखेंगे फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फ्रांसवा बायरू। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मरुस्थलीकरण के से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं यूएनसीसीडी, इसके पक्षकारों के सम्मेलन का जो 16वां सत्र है यानी कॉप 16 है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे सऊदी अरब के रियाद में। तो यहां पर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपको ध्यान में रखना है कि 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच सऊदी अरब के रियाद में यूएनसीसीडी के पक्षकारों का सम्मेलन जो 16वां सत्र था, इसका आयोजन किया गया। और यूएनसीसीडी क्या है? तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। यूएनसीसीडी का अगर फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे और इसे 1994 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका 16वां सत्र कहां पर? सऊदी अरब के रियाद में 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि जो यूएनसीसीडी का कॉप 16 है, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था हमारी भूमि हमारा भविष्य, यानी आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यूएनसीसीडी कॉप 16 किस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित हुआ था? तो याद रखेंगे यूएनसीसीडी की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर। तो ये भी जानना जरूरी हो गया कि यूएनसीसीडी की स्थापना कब? 1994 में। ठीक है, तो ये इसकी 30वीं वर्षगांठ थी 2024 में। इसी के अवसर पर सऊदी अरब के रियाद में ये 16वां कॉप 16 का आयोजन किया गया। ठीक है, और जिसका विषय था आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि जो यूएनसीसीडी कॉप 16 है, इसमें कितने पक्षकारों ने भाग लिया? तो यहां पर याद रखेंगे 197 पक्षकारों ने भाग लिया, जिसमें 196 देश थे और एक यूरोपीय संघ था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि टाइम मैगजीन ने 2024 में इसमें किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? कहने का मतलब है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? तो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनको टाइम मैगजीन ने 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की? तो याद रखेंगे नेपाल के उस सेना प्रमुख का नाम क्या है? जनरल अशोक राज सिगडेल। क्या नाम है? जनरल अशोक राज सिगडेल। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखेंगे और ये कहा कि सेना प्रमुख है? नेपाल की। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश में विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया? तो याद रखेंगे सीरिया में विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। तो ये प्रश्न बनता है कि सीरिया की राजधानी कहां पर है? तो याद रखेंगे सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है, सीरिया की राजधानी कहां पर है? दमिश्क। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल अहमद का शासन कितने वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हुआ? तो याद रखिएगा 13 वर्ष। ठीक है, तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का क्या नाम है? बशर अल असद। इनका शासन 13 वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हुआ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यूके ने किस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा यूके ने जिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है उसका नाम है CSIPA, यानी अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता। ठीक है, तो याद रखेंगे यूके ने 6 दिसंबर 2024 को अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा? CSIPA। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसको निर्वाचित किया गया है? तो याद रखिएगा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नैदतवाह को घोषित किया गया है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नैदतवाह। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न और जो मैं आपसे बार बार आपको कोरिलेट करा रहा हूँ कि नामीबिया की राजधानी क्या है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फेंगल चक्रवात के कारण कौन से देश प्रभावित हुए? तो याद रखेंगे जो फेंगल चक्रवात था इसके कारण भारत और श्रीलंका प्रभावित हुआ। ठीक है, तो फेंगल चक्रवात कब? नवंबर दिसंबर 2024 में, और इससे भारत और श्रीलंका प्रभावित हुए थे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फेंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया था? ये इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका जवाब होगा सऊदी अरब। ध्यान रखेंगे फेंगल चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया। फेंगल चक्रवात के कारण कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और श्रीलंका प्रभावित हुआ। फेंगल चक्रवात के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में आप रखेंगे कि ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था
और ये बंगाल की खाड़ी में बना और इसने जो भारत में मुख्य रूप से प्रभाव डाला वो तमिलनाडु और पुदुचेरी में ये इसका ज़्यादा प्रभाव। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो पहली टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 है उसमें चौथे स्थान पर भारतीय संस्थानों में चौथे स्थान पर कौन है। तो आपका जवाब होगा KIIT यूनिवर्सिटी। KIIT यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है और इसका चौथा स्थान है किसमें? भारतीय संस्थानों में। अगर पूछा जाए कि वैश्विक रैंकिंग कितनी है KIIT यूनिवर्सिटी की, तो आपका जवाब होगा 92वां। तो ये प्रश्न उठता है कि पहले टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में टॉप 3 पर कौन से भारतीय इंस्टीट्यूट है। तो देखिए इसमें पहले स्थान पर अन्ना विश्वविद्यालय जिसकी वैश्विक रैंकिंग 42वीं है, दूसरे स्थान पर VIT यूनिवर्सिटी जिसकी वैश्विक रैंकिंग 65वीं है, तीसरे स्थान पर SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसकी वैश्विक रैंकिंग 84वीं है और चौथे स्थान पर KIIT यूनिवर्सिटी जिसकी वैश्विक रैंकिंग 92वीं है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NCI 2024, इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है। तो याद रखिएगा कुल 180 देशों में भारत का रैंक 176वां है। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में टोटल 180 देशों में भारत का 176वां स्थान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। अब यह प्रश्न उठता है कि जो प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार मिला किन संगठनों के सहयोग से यह पुरस्कार मिला। तो याद रखेंगे वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM के द्वारा। AIAM का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। ठीक है, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज और वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है। तो याद रखेंगे यूनिसेफ के द्वारा नवंबर 2024 में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की गई। क्लियर है? यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आपको ये भी पता है कि ये जो यूनिसेफ है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1946 में बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 में ये बना है। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और इसी यूनिसेफ के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट आई। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें पता चली। इसमें पूछा जा रहा है कि 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी होगी। क्या अनुमान लगा है? तो यह 2.3 बिलियन। इस तरह के प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। याद रखेंगे यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट में कहा गया कि 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 2.3 बिलियन होगी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2050 तक विश्व में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन 4 देशों में निवासित होगी। तो याद रखेंगे 1/3 जो टोटल बच्चों की पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो जिन 4 देशों में होगा वो है भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो 1/3 पॉपुलेशन 2050 तक की जिन 4 देशों में होगी भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में 2050 तक बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। तो याद रखेंगे 350 मिलियन। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि 2050 तक बच्चों की जो अनुमानित जनसंख्या है यूनिसेफ के द्वारा जो सर्वे में पता चली वो है 350 मिलियन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया। तो याद रखेंगे ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, क्या नाम है अवार्ड का? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ये अवार्ड कब दिया? नवंबर 2024 में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बारबाडोस की राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। ठीक है, बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से भी सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया। तो आपका जवाब होगा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। ठीक है, गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया नवंबर 2024 में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री से संबंधित 3 पुरस्कार आप पढ़ चुके हैं।
इसमें आपने अभी नवंबर 2024 में अमेरिका ने जो प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिया उसका नाम था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। बारबाडोस ने जो प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिया उसका नाम क्या था? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और अभी आपने देखा कि गुयाना ने प्रधानमंत्री को जो अवार्ड दिया उसका नाम है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न और इंक्लूड करिए कि गुयाना की राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। ठीक है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मेट्स योजना किस देश से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा मेट्स योजना ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किस देश की योजना है मेट्स? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेट्स योजना है किस देश के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करती है, तो याद रखेंगे भारत के लिए। यानी भारत के जो प्रतिभाशाली युवा हैं कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम कर सके, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने जिस योजना को लॉन्च किया उसका नाम क्या है? मेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यह योजना विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए है, तो ये जो मेट्स योजना है ऑस्ट्रेलिया की, ये इस जो क्षेत्र निर्धारित है वो है नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, अभियांत्रिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विद्युत प्रौद्योगिकी एवं कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेट्स का फुल फॉर्म क्या होगा। ये जो ऑस्ट्रेलिया की योजना मेट्स है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका जवाब होगा मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। क्या है फुल फॉर्म? मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फिलीपींस में किस तूफान ने हाल ही में खतरे की स्थिति उत्पन्न कर दी, तो याद रखेंगे नवंबर 2024 में फिलीपींस में जिस तूफान ने खतरे की स्थिति उत्पन्न की उसका नाम क्या है? मैन ई, MAN-YI। ठीक है, तो क्या इसको कहेंगे? मैन ई। ठीक है, कहां पर इसने प्रभाव डाला? फिलीपींस में। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WIPO कहते हैं, वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, तो याद रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने नवंबर 2024 में जो रिपोर्ट दी वो है WIPI। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, ये जो रिपोर्ट है ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी की गई। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन है, तो याद रखिएगा उसका नाम है भारत। यानी भारत ने वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, और कितनी वृद्धि दर्ज की है? 15.7% की। क्लियर, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में कितने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है, तो याद रखेंगे जो 2024 की ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 है उसमें लंदन ने सबसे उच्च रैंकिंग प्राप्त की है। किसने सबसे उच्च रैंकिंग? लंदन ने प्राप्त की है। और इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई। और मुंबई का इस रैंकिंग में ग्लोबल रैंक कौन सा है? 48वां। ठीक है, तो याद रखेंगे 2024 ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में लंदन सबसे उच्च रैंकिंग पर है। इसमें भारत का एकमात्र शहर शामिल है मुंबई, इसकी वैश्विक रैंकिंग 48वीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो वन लाइनर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। आज ही की क्लास में आर्थिकी से संबंधित जो वन लाइनर पार्ट है उसको भी कंप्लीट करा दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला बायो विटामिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर उद्घाटित हुआ, तो याद रखिएगा नागपुर मानसर बाईपास जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, ये कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में। ठीक है, और NH44 से संबंधित है। ठीक है, अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जो भारत का पहला बायो विटामिन आधारित नेशनल हाईवे है इसका उद्घाटन किसने किया, तो याद रखेंगे नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, बनाया किसके द्वारा गया, तो याद रखेंगे प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा? प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और याद रखिएगा ये जो प्राज इंडस्ट्रीज है इसको सपोर्ट किसने किया, तो इसको सपोर्ट किया CSIR CRRI ने, NHAI ने और ओरिएंटल ने। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर मैं इस पूरी बात को समराइज कर दूं तो आप कहेंगे कि प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा नागपुर मानसर बाईपास जो कि NH44 पर है, ये भारत का पहला बायो विटामिन आधारित नेशनल हाईवे है। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। और इस प्रोग्राम में प्राज इंडस्ट्रीज का जो सहयोग किया वो CSIR CRRI के द्वारा, NHAI के द्वारा और ओरिएंटल के द्वारा सहयोग किया गया। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है
कि जो बायो विटामिन बनाने के लिए जिस फसल अवशेष का प्रयोग किया गया वो क्या है, तो याद रखेंगे लिग्निन। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड किसने जारी किया, तो याद रखिएगा NDRINVIT के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड यानी SLB को NDRINVIT के द्वारा जारी किया गया। और कब जारी किया गया, दिसंबर 2024 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है, तो याद रखेंगे एलन मस्क। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है, एलन मस्क। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूके किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना है, तो याद रखिएगा यूके CPTPP का 12वां सदस्य बना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो CPTPP है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इसमें यूके किस क्रम का सदस्य बना है, 12वां सदस्य बना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि अभी आपने पढ़ा था कि यूके ने किसी और समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। अब जरा इन दोनों को एक साथ कोरिलेट करिए, तो आपको याद होगा वो था अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता। ठीक है, तो याद रखिएगा यूके दिसंबर 2024 में अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता, जिसको कहते हैं CSIPA, इसमें भी शामिल हुआ। और दिसंबर में यूके CPTPP में शामिल हुआ। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये दोनों बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर लें CPTPP की, अगर ये बात हो रही है कि इसका 12वां सदस्य बना यूके, तो इसमें और 11 सदस्य देश कौन से हैं, जरा उनके नाम आप सुन लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। इसमें CPTPP में जो 11 देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, न्यूजीलैंड है, पेरू है, सिंगापुर है और वियतनाम है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अमेरिका 2017 में इस समझौते से बाहर हो गया था। क्लियर, तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहां पर संपन्न हुआ, तो याद रखेंगे मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 13 से 15 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न हुआ। अगर आपसे पूछा जाए इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था भविष्य में सोचें भविष्य के लिए, थिंक इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की अपनी तरह की पहली कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का किस नाम से अनावरण किया गया, तो याद रखेंगे उसका नाम है किसान कवच। ठीक है, तो याद रखेंगे जो किसान कवच है ये भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। ठीक है, और दिसंबर 2024 में इसका अनावरण किया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि जो किसान कवच है इसको किसने विकसित किया, किसने डेवलप किया, तो याद रखिएगा इसको डेवलप किया BRIC इन स्टेम बेंगलुरु के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें सहयोग दिया सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने। क्लियर है, तो याद रखेंगे BRIC इन STEM बेंगलुरु और सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन से किसान कवच को डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्लूमबर्ग की वार्षिक जो सूची है उसमें विश्व की सबसे अमीर परिवार कौन सा है, तो याद रखेंगे ब्लूमबर्ग की वैश्विक सूची में विश्व का सबसे जो अमीर परिवार इसमें शामिल है वो USA का वाल्टन परिवार है। ठीक है, कहां का, USA का वाल्टन परिवार। और इस USA के वाल्टन परिवार के पास कुल संपत्ति कितनी है 2024 में, तो वो है $432.4 बिलियन। ठीक है, तो इस पूरी बात को अगर समराइज कर दें तो ध्यान रखिएगा ब्लूमबर्ग की एक वार्षिक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि विश्व का जो सबसे अमीर परिवार है वो USA का वाल्टन परिवार है, और 2024 में इस वाल्टन परिवार के पास कुल $432.4 बिलियन की संपत्ति थी। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए, तो याद रखिएगा रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हो गए। याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो गई इनके आने के बाद, तो अब संख्या 29 हो गई है। फिर यह प्रश्न बनता है कि शेंगेन क्षेत्र है क्या, तो जो कॉमन वीजा वाले देश हैं उनको शेंगेन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे शेंगेन क्षेत्र कॉमन वीजा वाले देश है। रोमानिया और बुल्गारिया के शामिल होने के बाद शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की कुल संख्या 29 हो गई है।
और रोमानिया और बुल्गारिया इस शेंगन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। तो अब जल्दी से आप यहाँ पर ये बता दीजिए कि रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है। तो ये बहुत पूछी भी गई है। रोमानिया की जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? बुखारेस्ट। याद रखेंगे, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पर है? सोफिया। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा रहा है कि किस देश ने दोहरा कराधान बचाव समझौता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DTAA, इसके अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र यानी MFN के प्रबंध को हटा दिया है। तो याद रखिएगा उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर 2024 को स्विट्जरलैंड ने दोहरा कराधान बचाव समझौते के अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के प्रबंध को हटा दिया है। किसने? स्विट्जरलैंड ने। और ये किस तिथि से इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है? तो ये 1 जनवरी 2025 से अब भारत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के लिए नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अर्थात IISR द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखिएगा अदरक की किस्म की बात करें तो इसे IISR सुरसा के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा IISR सुरसा ने अदरक की किस्म को जारी किया है। ठीक है, और ये IISR क्या है? ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तब आपका जवाब होगा कोझिकोड, केरल में। क्लियर है? दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DPIIT, इसके द्वारा भारतीय स्टार्टअप में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो याद रखेंगे फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा भारतीय स्टार्टअप में निवेश और मेंटरशिप के लिए फ्लिपकार्ट के साथ दिसंबर 2024 में साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ 7 जनवरी 2024 को कहां किया गया? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तब आपका जवाब होगा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस यानी जेम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तब आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी स्पेशल के लिए। तो याद रखेंगे अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस, जिसको आप जेम के नाम से जानते हैं, इससे जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और ये 6 दिसंबर 2024 को ये काम हुआ। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? किसने पेश किया? RBI ने। तो याद रखिएगा RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए जिस मॉडल को पेश किया उसका नाम क्या है? म्यूल हंटर। क्या नाम है? म्यूल हंटर .ai। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो म्यूल हंटर .ai है ये क्या है? तो आप कहेंगे डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक मॉडल है। फिर ये प्रश्न होगा कि म्यूल हंटर को लॉन्च पेश किसने किया? तो आपका जवाब होगा RBI ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 किसने जारी किया? देखिए यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहां से एक प्रश्न आने की संभावना पूरी तरह से है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024। और इसको किसने जारी किया? तो याद रखेंगे पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा 26 नवंबर 2024 को। देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BAHS। BAHS 2024। BAHS 2024। ठीक है, और ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि ये जो BAHS 2024 रिपोर्ट है, इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं वो कब से कब तक के हैं? तो याद रखिएगा 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक के इसमें नमूने लिए गए। और इसके बाद जो सर्वेक्षण हुआ, जो परिणाम आया, उसी के तहत ये रिपोर्ट आई जिसका नाम है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024, या आप इसको कहेंगे BAHS 2024 रिपोर्ट। ठीक है, 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक के इसमें आंकड़े शामिल हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब चलिए आगे एक बात और कोरिलेट करा दें। ये जो पशुपालन और डेयरी विभाग है, इससे संबंधित मंत्रालय भी है पशुपालन मत से। तो ये जो पशुपालन मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? अगर बहुत बेसिक प्रश्न की बात कर लें तो इसके केंद्र में मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह जी। इनका एक और दूसरा पॉपुलर नाम है, वो है लल्लन सिंह। ये JDU कोटे से इस NDA गवर्नमेंट में मंत्री बने हैं।
पशुपालन मंत्री, नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट हो गई। अब ये प्रश्न उठता है कि जो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट है, ये कब जारी की गई? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर। और अभी आप यहाँ पर डेट भी देख रहे हैं, क्या? 26 नवंबर 2024। तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस था। उसी अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 अर्थात BAHS 2024 रिपोर्ट जारी हुई। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक बात और मैं आपको कोरिलेट करा दूं, 26 नवंबर का डेट क्यों लिया गया? आपको पता है कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब हैं। ये कुरियन साहब का जन्मदिन है, 26 नवंबर को पड़ता है। इसी अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्पष्ट हो गया? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अब यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो रिपोर्ट आई है, उसके संबंधित डेटा है। इसमें आपको दुग्ध से संबंधित, अंडा से संबंधित और ऊन उत्पादन से संबंधित रिपोर्ट ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुग्ध उत्पादन की। 2023-24 के लिए कुल दुग्ध उत्पादन का भारत में कितना अनुमान है? तो वो है 239.30 मिलियन टन। बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा ध्यान में रखेंगे और ईयर भी ध्यान में रखेंगे। भारत में 2023-24 के लिए जो कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमान है वो कितना है? 239.30 मिलियन टन। क्लियर है? अगर हम 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, इसकी बात करें तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, 2023-24 में भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किया उत्तर प्रदेश ने। कितना? इसकी कितनी हिस्सेदारी है टोटल में? 16.21%। ठीक है, कितनी है? 16.21%। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राज्य है उसमें नंबर 1 पर तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पर कौन है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश 16.21%, दूसरे नंबर पर राजस्थान। इसका प्रतिशत अगर नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि 2023-24 में भारत का जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है टॉप 3, उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। और ये डेटा कहाँ से आया? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं BAHS 2024। स्पष्ट हो गया? और इसमें टोटल दुग्ध उत्पादन के लिए कितना बताया गया? 239.30। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, यानी 2014-15 से 2023-24 के बीच में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 5.62% की वृद्धि दर्ज की गई। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि 2014-15 में दुग्ध उत्पादन कितना था? तो याद रखेंगे 146 दशमलव कितना था? 146.3 मिलियन टन। ठीक है, 146.3 मिलियन टन ये 2014-15 में दूध का उत्पादन था। और अभी आपने 23-24 में कितना दुग्ध उत्पादन देखा? 239.30 मिलियन टन। क्लियर है? तो ये जो प्रतिशत में जो अंतर आप देख रहे हैं वो कितना हो जाएगा पिछले 10 वर्षों में? 5.62%। क्लियर है? तो डेटा भी याद रखेंगे और परसेंटेज भी याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दुग्ध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई? यानी कहने का मतलब है कि दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा उच्च वार्षिक वृद्धि दर किस में दर्ज की गई? किस राज्य में? तो वो है पश्चिम बंगाल। क्लियर है? स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, दुग्ध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर झारखंड है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? झारखंड है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दूध के संदर्भ में है कि उत्पादन उच्चतम वृद्धि दर नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर झारखंड और तीसरे पर छत्तीसगढ़। कम से कम इसका टॉप 3 तो जरूर याद होना चाहिए। क्लियर? और इसमें नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल दुग्ध के उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर में, और टोटल दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश। क्लियर? 2-3 बार रिवीजन करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 2023-24 में दुग्ध उत्पादन में 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी पिछले वर्ष से अगर हम दुग्ध उत्पादन में तुलना करें तो वृद्धि हुई है 3.78% की। यानी पिछले 10 वर्षों में अगर हम देख रहे हैं वृद्धि तो कितनी दिख रही है? 5.62% की। और अगर हम पिछले ही वर्ष से अगर तुलना करें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की तो वो कितनी है? 3.78%। स्पष्ट है? अगला देखिए, तो यहां पर आपने दूध से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो देख लिए, और इतना आपको याद रखना होगा, कोई भी प्रश्न इधर से आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में 2023-24 में अनुमानित अंडे का उत्पादन कितना है? तो याद रखेंगे 2023-24 में जो अंडे के उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये है 142.77 बिलियन अंडे। कितना है? 142.77 बिलियन अंडे। ठीक है, अगर हम ये बात कर लें कि 2023-24 में सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है,
तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि 2023-24 में जो सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश। और इसका प्रतिशत कितना है? तो वो है 17.85%। अभी हमने आपसे कहा था कि इसमें पहला टॉप तो याद रखिए रखिए, टॉप 3 कम से कम याद रखिए। तो अंडे उत्पादन में अगर हम इसमें सबसे नंबर 1 पर बात कर लें तो इसमें नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। ठीक है, तो अंडा उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पर तेलंगाना, ये जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 10 वर्षों में अंडे उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई? जैसे अभी आपने देखा था ना कि दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 5.62% की वृद्धि हुई थी। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में अंडे के उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई? तो आपका जवाब होगा 6.8% की। ठीक है, कितने की? 6.8% की। फिर ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर हम 2022-23 की तुलना में अगर बात करें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी पिछले वर्ष से, ठीक है, तो पिछले वर्ष से अगर हम अंडा उत्पादन की बात करें तो वो कितने की वृद्धि हो रही है? 3.18% की। 3.18% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अगर अंडे में पिछले वर्ष से तुलना करेंगे वृद्धि की तो वो हो जाएगी 3.18%, और पिछले 10 वर्षों की से अगर तुलना करें अंडा उत्पादन की तो वो वृद्धि कितनी है? 6.8%। क्लियर है? दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, और अगर ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि 2014-15 में अंडा उत्पादन कितना था? 2014-15 में, तो याद रखिएगा 2014-15 में 78.48 बिलियन उत्पादन था। अभी आपने 23-24 में देखा 142.77 बिलियन अंडे, और 2014-15 में कितने थे? 78.48 बिलियन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? यानी कहने का मतलब ये है कि जो अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर है वो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा कहां पर दर्ज की गई? तो आपका जवाब होगा लद्दाख में। क्लियर है? लद्दाख में ये जो वृद्धि दर्ज की गई है अंडे उत्पादन की उच्चतम वार्षिक वृद्धि, ये लगभग 75.88% है, यानी लगभग आप 76% बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये लद्दाख में सबसे ज्यादा है। अगर हम इसमें बात कर लें अंडे उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर तो आपका लद्दाख हो गया, दूसरे स्थान पर इसमें मणिपुर है, दूसरे स्थान पर कौन है? मणिपुर है, और तीसरे स्थान पर इसमें यूपी है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल में ये पूछा जा सकता है कि अंडे उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा तीसरा। ठीक है, पहले पे लद्दाख और दूसरे पर मणिपुर और तीसरे पे यूपी। ठीक है, और यूपी कितने प्रतिशत की वृद्धि है? प्रतिशत की अगर हम बात कर लें इसमें, जैसे अभी हमने लद्दाख के संदर्भ में बताया 75.88%, तो यूपी की जो वृद्धि है अंडे उत्पादन में वार्षिक स्तर पर वो कितनी है? 29.88%। ठीक है, ये यूपी का है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ पर अब ये अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर एक बात और जरा इसमें शामिल करिए कि अगर भारत का विश्व में अगर बात करें दुग्ध उत्पादन में तो पहला स्थान है, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान, लेकिन अंडे के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये बात आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, यहां पर आपने दुग्ध और अंडा ये दोनों तो देख लिया, लेकिन यहां पर ऊन उत्पादन नहीं दिया गया। ऊन उत्पादन को भी देख लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। हो सकता है कि कई बार एग्जामिनर की ये नजर होती है कि जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं उसमें कौन सा डेटा मिसिंग है, वहां से भी सीधा प्रश्न आ जाता है। तो जो भी रिपोर्ट बहुत पॉपुलर है उसको पूरा 360 डिग्री में आप कवर करेंगे तो ये बिल्कुल बेटर रहेगा। और ये जो इसकी रिपोर्ट है, ठीक है, इसका जो ऑथेंटिक जो पीआईबी की रिपोर्ट है, ये पूरा मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसको आप आसानी से एक नोट्स में एक जगह समराइज कर लेंगे। क्लियर है? अगर हम ऊन की यहाँ पर चर्चा कर दें तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखना है कि देश में 2023-24 में, कब? 2023-24 में ऊन उत्पादन कितना? तो आपका जवाब क्या होगा? ऊन उत्पादन कितना? 33.69 मिलियन केजी। ठीक है, कितना? 33.69 मिलियन केजी ये देश में 2023-24 में ऊन का उत्पादन 33.69 मिलियन केजी। स्पष्ट हो गया? अगर हम पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें वृद्धि की, तो पिछले वर्ष से जो वृद्धि हो रही है वो बहुत मामूली वृद्धि है, 0.22% की। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा तो याद रखना है 2023-24 में ऊन का उत्पादन कितना? 33.69 मिलियन केजी। ठीक है, अब आ जाइए मूल प्रश्न पर, जहां से प्रश्न बन सकता है कि कुल ऊन उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य का है? तो याद रखेंगे कुल ऊन उत्पादन में जो सबसे नंबर 1 पर है वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, राजस्थान नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पे कौन है? जम्मू कश्मीर है, और तीसरे नंबर पर कौन है? गुजरात। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऊन उत्पादन में नंबर 1 पर राजस्थान, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे गुजरात। ठीक है, चौथे पर महाराष्ट्र है, पांचवें पर हिमाचल है। अगर आपको पांचों याद रखना है तो ये ध्यान में रखेंगे, मिनिमम आप टॉप 3 स्टेट जरूर याद रखेंगे।
क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि ऊन उत्पादन में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर कहाँ पर दर्ज की गई, तो याद रखिएगा ऊन उत्पादन में सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर पंजाब में दर्ज की गई। कहाँ पर? पंजाब में। सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर कहाँ पर? पंजाब में दर्ज की गई। क्लियर है? तो ये रहा ऊन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था, ये निश्चित रूप से। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? तो याद रखिएगा 2024 में जो हुरून इंडिया ने सबसे ज्यादा दानदाता की भारत के संदर्भ में बात की है, उसमें पहले स्थान पर शिव नादर है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। ठीक है, तो याद रखेंगे हुरून इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे बड़े दानदाता हैं टॉप 3, उसमें नंबर 1 पर कौन है? शिव नादर है, दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी और तीसरे पे बजाज परिवार। क्लियर? तो इस प्रकार आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में यहाँ से आगे विज्ञान, फिर उसके बाद संक्षिप्तियां हैं, फिर उसके बाद खेल से संबंधित है। ये पूरा जो आपका वन लाइनर पार्ट है वो अगली क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन करने में आपको आसानी हो, इसके लिए आपको दोनों पार्ट ऐड करके एक ही क्लास में पूरा वन लाइनर पार्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। लगातार इस बात के लिए कहा जा रहा था कि करंट से संबंधित भी क्लास प्रोवाइड की जाए, वो क्लास अब स्टार्ट हो गई है। समय समय पर जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना होगी, वो बीच बीच में क्लास प्रोवाइड कराते हुए आपको नोट डाउन भी करा दिया जाएगा कि इस टॉपिक को डिटेल में आप स्टडी कर लें। क्लियर है? और उससे संबंधित अगर फैक्ट्स की आवश्यकता होगी तो वो भी आपको टेलीग्राम या यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर है? शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।